तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अवतार सीरीज 2.0 का क्लास पहला का हैंड रिटन नोट्स के बारे में, जो नवीन सर द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों इस नोट्स बनाने का एक ही मकसद है कि आप कहीं भी जाएं तो बहुत जल्दी रिवीजन कर ले, ठीक है। क्योंकि सर का क्लास जो होता है वो लगभग 1 घंटा का होता है, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी रास्ते में जा रहे हैं, तो ये आप हेडफोन लगाकर इसको मात्र 10 से 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा क्लास का, जो एक एक उनके द्वारा बताई गई बातों का लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्रीय के रूप में कब मान्यता दी गई थी। ये जो सत्रिया है इसको कब शास्त्रीय नृत्यों में मान्यता दी गई थी, तो इसको 2000 ईस्वी में, ठीक है। और ये संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1953 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या आपका है 8 गो, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां शास्त्रीय नृत्य। ये जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है अभी तक बना नहीं है, लेकिन इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ठीक है। ये जो है 6 नृत्यों को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मतलब सबसे पहले किस शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। तो ये है भरतनाट्यम। और इसको कब शामिल किया गया था, तो 1932 में। ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है, समझ सकते हैं दोस्तों इसकी मान्यता आप। ये कितने वर्ष पुराना है, लगभग 2 वर्ष पुराना है। और ये जो सत्रिया नृत्य है ये लगभग 500 वर्ष पुराना है, ठीक है। आगे देखते हैं कथकली और मोहिनी अट्टम। ये जो कथकली और मोहिनी अट्टम है ये किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से, ठीक है। आगे देखते हैं ओडिसी। इसमें तो आपको याद करने का कुछ नहीं, मतलब ओडिसी नृत्य ओडिशा से, और मणिपुरी मणिपुर से, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। मतलब एक ट्रिक देखिए, कुचिपुड़ी आपको किसी ने कच्चा पूड़ी खिला दिया, अंधे आदमी को किसी ने कच्चा पूड़ी खिला दिया। अंधे से मतलब आंध्र प्रदेश, वो अंधा था इसलिए कच्चा पूड़ी खा गया, ठीक है, क्योंकि उसको दिखा नहीं। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है, ठीक है। और इसका जो संस्थापक है सत्रिया का वो शंकरदेव है, ठीक है। ये लगभग 500 वर्ष पुरानी है, ठीक है। कथक, कथक कहाँ का है, तो उत्तर भारत का। बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य में भाव कितने प्रकार का होते हैं। ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इसमें कितने भाव होते हैं, तो 2 प्रकार के भाव होते हैं। तो पहला हो गया आपका तांडव और सेकंड हो गया लास। तांडव कौन करते हैं, कौन देवता, तो वो करते हैं महादेव, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है, तो शंकरदेव है, ठीक है। आगे देखते हैं पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये जो पंडित राम नारायण है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये जवाब हो जाएंगे सारंगी से। इनकी एक पुत्री है, उनका नाम है अरुणा नारायण। अरुणा नारायण है और वो एकमात्र भारत की सारंगी वादक महिला है, ठीक है। अब देखते हैं भारत की एकलौती शहनाई वादक, जो भारत में मात्र एक ही शहनाई वादक फीमेल है, उसका नाम क्या है, बागेश्वरी कमर, ठीक है। और पुरुष में बोल देगा तो आपका हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। आगे देखते हैं सलबाई की संधि के तहत किस युद्ध का अंत हुआ था, मतलब किस युद्ध को अंत करने के लिए सलबाई की संधि की गई थी, तो वो होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और ये कब हुआ था, तो आपका हुआ था 1775 से 82 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसको सलबाई की संधि द्वारा अंत किया गया था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1803 से 1805 के बीच हुआ था। और इसको राजघाट संधि द्वारा अलग मतलब समाप्त किया गया था, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1817 से लेकर 1818 तक, ये लगभग 1 साल तक चला था। और ग्वालियर की संधि द्वारा इसको खत्म किया गया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था, तो 1764 में। और अंग्रेजी शासन का यही से शुरुआत हो गया, ठीक है, वर्चस्व आने लगा, ठीक है ना। आप देखते हैं और बक्सर के युद्ध में कौन कौन से एक ओर से लड़े थे, मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। बनास नदी कहाँ से निकलती है, ये जो बनास नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो इसका उद्गम स्थान है अरावली पहाड़ी है और राजस्थान से निकलती है, ठीक है। इस नदी को होप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं, होप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और इसको कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि अपने छोटे भाई का साहस बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगा अनुपात कितनी थी? मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की लिंगा अनुपात कितनी थी? तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 फीमेल थी। ठीक है, कितना थी? तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 फीमेल थी। और सर्वाधिक किस राज्य की थी? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का था? तो केरल का था। कितना था? तो 1084। और यूटी पूछ देगा, मतलब यूटी पूछ देगा तो किसका हो जाएगा? तो पुदुचेरी का हो जाएगा और 1037 हो जाएगा। ठीक है, और बाल लिंगानुपात कितना है पूरे भारत का? तो ये आपका है 919। ठीक है, और सर्वाधिक किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और यह कब से कब तक के बीच में थी? तो 1951 से 66 के बीच में थी। ठीक है, अब जब सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी वो कब तक थी? तो 1956 से 61 के बीच में थी। ठीक है, और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो भी थी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई CO2 का परसेंट कितना होता है? मतलब हमारे शरीर से जब निकालते हैं तो कितना परसेंट CO2 निकलता है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को मात्र कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए? तो मात्र 4% चाहिए। ठीक है, और अवेलेबल कितना ऑक्सीजन है? मतलब देखिए, नाइट्रोजन तो होगा 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% है। ठीक है, और ऑर्गन का हो जाएगा लगभग 1%, और CO2 होगा 0.03%। ठीक है, तो देखिए जाता है ऑक्सीजन, मतलब देखिए ऑक्सीजन जाता है लगभग 21%, लेकिन हमारे शरीर को कितना आवश्यकता है? तो हमारे शरीर को आवश्यकता है मात्र 4.4%। ठीक है, तो ये हमारा शरीर ले लेता है और ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेता है 4%, और CO2 के माध्यम से बाहर इसको कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल का कठोरता को रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है। जल को जो कठोरता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PPP। ठीक, PPM। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। कौन अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपने सेना का नेतृत्व किया था? मतलब वो कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व किया था तो था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर का उपनाम क्या है? मतलब दूसरा नाम उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको तजाउद्दीन के नाम से जानते थे। ये 36 दिनों तक दिल्ली के शासन पर राजा और गद्दी पर बैठा था, मतलब शासन किया था मात्र 36 दिन तक ही। इसने मंगोलों को कब हराया था? तो 1306 ईस्वी में इसने मंगोलों को हरा दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये कब से कब तक शासन किया था? तो 1296 से 1316 तक। और जो खिलजी वंश का संस्थापन कौन था? तो वो था जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। किसने 1868 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? मतलब 1868 में वर्नाकुलर प्रेस जो आया था इसको किसने खत्म किया था? मतलब किसने समाप्त कर दिया था? तो था रिपन। देखिए, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ समझते हैं। तो इस किसके शासनकाल में आया था? तो लिटन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 के बीच था। ठीक है, इसका ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसका उपनाम क्या था? तो गैंगिंग एक्ट के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, इसका मकसद क्या था? तो मतलब जो देसी भाषा में अखबार थे ना उस पर रोक लगाना था। ठीक है, देसी भाषा में जो अखबार थे उस पर क्या करना था? रोक लगाना था, क्योंकि देसी भाषा में जो अखबार थे इनके प्रति बुराइयां छापते थे और इसके विरोध करते थे, और ये लोग समझ नहीं सकते थे, इसीलिए देसी अखबारों पर क्या कर दिए? तो इसमें बैन कर दिया। ठीक है, सशस्त्र अधिनियम, मतलब सशस्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में आया था, और ये लिटन के ही काल में आया था। ठीक है, इसका मतलब था कि कोई भारतीय शस्त्र नहीं रख सकता। अब रिपन का कार्यकाल देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल तो जब लिटन गया तो उसके बाद कौन आया? रिपन। ठीक है, इसका कार्यकाल था 80 से 84 के बीच। ठीक है, इसके विशेष महत्व को देखते हैं कि इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ और भारत में कौन कौन से एक्ट है और क्या बदलाव हुआ। ठीक है, देखिए, भारत का समाज उदारक, इसको भारतीय समाज का उदारक किसने कहा था इसको? तो फ्लोरेंस
नाइटिंगेल ने कहा था, ठीक है। इसका पहला कारखाना एक्ट मतलब प्रथम कारखाना एक्ट आया इसी के काल में आया, जो कब आया 1881 में आया था, ठीक है। हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित था, यह कब आया था तो 1882 में आया था। स्थानीय स्वशासन ये कब आया था तो 1882 में ही आया था। आगे देखते हैं इल्बर्ट बिल कब आया था तो 1883 में आया था। ये जो इल्बर्ट बिल था ये क्या था, ये ऐसा बिल था मतलब एक्ट था कि अब यूरोपीय जो मुकदमा थे, यूरोपीय जो केस थे उसको भारतीय जज भी सुन सकते हैं, ठीक है, और उस पर फैसला कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। आगे देखिए लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया। ये जो उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है उन्मेष है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था, ये था मध्य प्रदेश में। और जो उत्सव 2023 में हुए हैं तो उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुए हैं। थावे उत्सव आपका हुआ था बिहार में, ठीक है। और भूमजू उत्सव कहाँ हुआ था तो सिक्किम में हुआ था। और बाजरा उत्सव हुआ था गुजरात में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक बार अपने दोस्तों के शेयर जरूर कर दीजिएगा और धक लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं गज उत्सव आपका हुआ था तो असम में हुआ था, ठीक है। तारंगे उत्सव ये कहाँ हुआ था, तारंगे उत्सव जो हुआ था कहाँ हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सारंग जो उत्सव था ये एक आईआईटी मद्रास द्वारा संस्था द्वारा इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है, तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट द्वारा। दोस्तों अब देखिए ये जो हुआ है मतलब जो संवैधानिक संस्था है और कौन कौन से इसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए विरासत पोस्टल, इसको एकदम ट्रिक से इजी शब्दों में याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए विरासत पोर्टल मतलब विरासत जो घर गृह मंत्रालय जो घर और मिलता है बाप दादा का पुरखौनी जमीन वो किस में मिलता है तो हमें विरासत में मिल जाता है, ठीक है। साथी पोर्टल हमारा साथी कौन है, हमारा सबसे बड़ा साथी है कृषि, ठीक है, क्योंकि वो अन्नदाता है और हमें अन्न देते हैं, ठीक है। उद्गम पोर्टल मतलब हमारे पास पैसा रहेगा तो हम ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। उद्गम मतलब उठ सकते हैं, ठीक है। ये आरबीआई, ठीक है, पैसा से संबंधित कौन है आरबीआई। संगम युवा पोर्टल मतलब संगम युवा का संबंध किससे है तो शिक्षा के, ठीक है, क्योंकि सब युवा आजकल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय। अब देखते हैं आगे पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। ये चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का था 2023 में आयोजित हुआ था, इसका खिताब हमारे प्यारे भारत ने जीता था और ये एक बार नहीं बल्कि चौथी बार जीत गया, ये ले ले, ठीक है। और इसका उपविजेता कौन था तो मलेशिया था, ठीक है। और जो आयोजन इसका हुआ था वो कहाँ हुआ था तो आपका चेन्नई में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो मनदीप सिंह थे। तो चलिए दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों के छोटे भाई का मेहनत, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये जो बुक है ये किसने लिखी है तो ये लिखे आपके सलमान रश्दी ने और इस बुक के लिए इनको 1981 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। विक्ट्री सिटी जो बुक है इन्हीं का है सलमान रश्दी का और इनकी बुक देख लेते हैं तो सैम इन्हीं का बुक है और सैटेनिक वर्सेज इन्हीं का बुक है। द गोल्डन हाउस ये भी सलमान रश्दी का ही बुक है। अब देखते हैं अस्किन जो बॉन्ड है इनकी महत्वपूर्ण बुक है, इसको एकदम आप रट्टा मार जाइएगा, एकदम भीवी आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में इनकी बुक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए द टाइगर इन द टनल इन्हीं का बुक है और द टनल भी इन्हीं के बुक है, ठीक है। ये जो सारी बुक है ये सब इन्हीं के है। द गर्ल ऑन द ट्रेन इन्हीं के बुक है। द गोल्डन ईयर्स इन्हीं के बुक है। द रूम ऑफ द रूफ इन्हीं के बुक है। ब्लू अम्ब्रेला किसकी बुक है तो अस्किन ब्रॉन्ड की बुक है, ठीक है। रोड्स टू मुसोरिया किसकी बुक है तो ये अस्किन बॉन्ड की, ठीक है। अब देखते हैं भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता तो भारत था जो वो कब वर्ल्ड चैंपियन बना तो आपका बना था 25 जून 1983 में और इसके जो कैप्टन थे वो कहते कपिल देव, ठीक है। और ये तीसरा वर्ल्ड कप था, ठीक है, जो लगातार दूसरा वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप और दूसरा वर्ल्ड कप कौन थी तो वेस्ट इंडीज टीम ने जीती थी और तीसरा में भी फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इस टाइम उसके सामने थे भारत वाले और उन लोगों को बहुत बढ़िया सहारा दिए, ठीक है।
आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा रन फाइनल में किसने बनाए थे? तो वो थे के श्रीकांत जो 38 रन बनाए थे। लेकिन फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो महेंद्र अमरनाथ थे, क्योंकि इसने रन तो कम बनाए थे लेकिन इसने अच्छे अच्छे विकेट लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं 43 रन से भारत ये फाइनल जीत गया। और ये जो किस फील्ड पर हुआ था? तो लॉर्ड्स के फील्ड पर हुआ था। और कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, कैप्टन थे कपिल देव। आगे देखते हैं अब दूसरा वर्ल्ड कप। जब दूसरा वर्ल्ड कप धोनी के कैप्टनसी में जीता उसको समझते हैं। जिसके कैप्टन थे 2011 में जीते गया था और इसके कैप्टन थे MS धोनी और सर्वाधिक रन गौतम गंभीर ने बनाए थे। ठीक है, लगभग नहीं 97 रन बनाए थे गौतम गंभीर ने। ठीक है, और धोनी ने 91 रन बनाया था। और उपविजेता कौन थे? श्रीलंका था। ठीक है, मैदान कौन था? तो वानखेड़े मुंबई का। ठीक है, अब देख लेते हैं। और ये कहाँ है? तो ये BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानखेड़े मुंबई स्टेडियम। ठीक है, अब देखते हैं मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो ये आपके लिए गया ब्रिटेन से, यानी कि UK से। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मतलब ये किस भाग में है? तो भाग 3 में। ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं मौलिक अधिकार की संरक्षण। जो मौलिक अधिकार होता है इसका रक्षा कौन करता है? ठीक है, जब हमारा मौलिक कर्तव्य पर कोई आंच आता है तो हम किससे डिमांड करते हैं कि इसको बचाया जाए? तो ये सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के उल्लेख है। ठीक है, भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र किसको कहते हैं? ये भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र मतलब किसको कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को ही कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, संशोधन, संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये होगा आपका साउथ अफ्रीका से। और आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। ठीक है, कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 16 के 4 करता है। ठीक है, देखिए अब विधि के समक्ष समानता, विधि के जो समक्ष समानता है मतलब कानून के सब समान है, वो कौन? आर्टिकल 14 है। ठीक है, जीवन का अधिकार मतलब जीने का अधिकार। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है आपको? तो हो जाएगा आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? मतलब धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर आपसे कहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी जन्म क्या है, मतलब आप लिंग है या पुल्लिंग है या अन्य मतलब होते हैं जो, या आपका कौन सा धर्म है। ठीक है, और आप कहाँ के जन्म लिए हैं मतलब किस स्थान पर, उसके नाम पर आपसे भेदभाव कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में लिखा है। लोक नियोजन के अवसर पर समानता मतलब इसका क्या हो जाएगा? मतलब कि मतलब देखिए जब कोई भी सरकारी वैकेंसियां निकली कोई मतलब वहां पर सब कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए सहकारी समितियां के गठन का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये सहकारी जो समितियां हैं इसके गठन आप कर सकते हैं किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 19 के 1C में। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है, किसी का पुतला फूंक सकते हैं इसका अधिकार है, RTI का अधिकार है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं देखिए दोस्तों, तो सारंगी के कलाकार को देख लेते हैं। जो सारंगी बजाते हैं उस कलाकार को देख लेते हैं। तो रमेश मिश्रा सारंगी से संबंधित है। शकूर खान, ठीक है, और सुल्तान खान ये क्या करते हैं, क्या बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं। सरोद जो बजाते हैं उनको देख लेते हैं। तो अमजद अली खान और अली अकबर खान ये क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। ठीक है, घट्टम, घट्टम के कलाकार को देख लेते हैं। तो ये थे TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। ठीक है, और वीणा के देख लेते हैं तो S बालचंद्र। तो दोस्तों आगे देखते हैं अब चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, चेतियागिरी जो बिहार महोत्सव है किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य उत्सव को देख लेते हैं। ठीक है, जिसे घड़लिया हो गया। ठीक है, घड़लिया उत्सव किस राज्य में रहता है? तो मध्य प्रदेश में। निर्जा उत्सव, ककसार उत्सव और लोकरंग उत्सव ये सब उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के उत्सव है उसको देख लेते हैं। लावी उत्सव और फुल एच मतलब लावी फुल एस में है। ठीक है, क्या है? लावी हिमाचल जाके फुल एस में है। ठीक है, इसके याद कर सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना के उत्सव बोनालू और बथुकम्बा। आप सीधा बोलिएगा बथुकम्बा, बोलालू तेलंगाना को, तेलंगाना में बोलालू बथुकम्बा को,
सीधा याद रखिएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब बुलालू मतलब बोनालू और बथुकम्बा और तेलंगाना में, ठीक है, आप देख सकते हैं। त्रिपुरा के उत्सव निर्महल और पिलक उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में। आगे देखते हैं, इरवतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के अन्य मंदिरों को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मैदुरै तमिलनाडु में, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कुमारी अम्बन देवी मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। श्रीपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये है एक मंदिर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है, ठीक है। और ये यूनेस्को की 39वीं साइट है, ठीक है। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। यह काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। ये जो रमप्पा मंदिर है किस वंश के द्वारा बनाया गया था, ये था काकतीय वंश द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग की PDF चाहिए, आप सिर्फ सर का वीडियो देखते हैं और आप नोट्स नहीं बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा कि हमको चाहिए PDF, ठीक है। आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर मैसेज कीजिएगा और आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।